नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तीसरे सीरीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। दो सीरीज आप लोगों ने देख लिया है और अच्छा रिस्पॉन्स है। आप लोगों ने देखा, सीखा और कमेंट में भी बताया कि यह सीरीज बहुत अच्छा लगा, इसको आप जारी रखिए। तो हम इसी सिलसिले में अभी एक लास्ट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आज अंतिम सीरीज है। मतलब ये जो तीसरा सीरीज है ना, आज आपका सारा मैथ्स रीजनिंग का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब सिर्फ मैथ्स रीजनिंग का जो पूछा गया है। तो कुल मिला के लगभग मैथ्स रीजनिंग से जो 40 प्रश्न पूछे गए थे ये आज खत्म हो जाएगा, तीनों सीरीज मिला के। तो आप इस 3 सीरीज को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग 2021 पर बात करेंगे। कंटिन्यू रहेगा सीरीज, जैसा कि आप लोगों का डिमांड है कि इसको कंटिन्यू रखना है, तो ये कंटिन्यू ही रहेगा। बस आप क्या करना, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना, क्योंकि आपको पता है 14 मई को एग्जाम है। ठीक है, यूपी पीसीएस का फाइनल रिजल्ट कल आया है। ठीक है ना, आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है ना, 2022 का ही रिजल्ट था फाइनल। कितने लोग पास हुए हैं, कितने कितने, मतलब मोटिवेशन तो मिलता ही है। तो आप भी अपनी तैयारी करिए, आपका भी रिजल्ट होगा, अच्छा होगा। तो इस तरह हम लोग आज तीसरे सीरीज पर बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वही रहेगा हमारा, सीसेट। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। और वही बात है कि सबसे पहले आपको यह बताएंगे कि रीजनिंग का है या मैथ्स का है। उसके बाद उसके अंदर जो चैप्टर का नाम होता है रीजनिंग में वो बताएंगे, या मैथ्स का जो चैप्टर का नाम होगा वो बताएंगे। फिर कॉन्सेप्ट ट्रिक जो भी होगा हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन है निम्नलिखित आधार वाक्यों से। आधार वाक्यों का क्या मतलब हुआ, जो वाक्य दिया गया है ना उसकी बात कर रहा है। नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब क्या होगा ना कि एक आधार वाक्य दिया हुआ है, आधार वाक्य के अंदर एक दो सेंटेंस दिए रहेंगे, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया होगा। उस निष्कर्ष में जो भी 3-4 निष्कर्ष दिए गए होंगे, उस आधार वाक्य से वो कितना वैलिड है या नहीं है, या फॉलो करता है या नहीं करता है, इसी चीज को बस देखना है। और उससे सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप अपने मन से कुछ भी नहीं सोचेंगे। जो आधार वाक्य में दिया गया है उसी को आधार ही मानेंगे, इसलिए आधार वाक्य लिखा गया, मतलब उसका आधार वही रहेगा। आपको उसी बेसिस पे अपना उत्तर सोचना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। तो देखिए, आप रियल लाइफ में ऐसा कुछ मत सोचना, बस सोचना कि यहाँ पे जो बात बोल रहा है हम उसको लिख देते हैं। तो मान लेते हैं ये पूरा वैज्ञानिक हो, ठीक है, और सभी वैज्ञानिक क्या है, स्नातक हैं। तो चलिए वैज्ञानिक क्या है, स्नातक के अंदर आ गए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो था उससे हम वेन डायग्राम क्रिएट कर लिए। ठीक है, हम वेन डायग्राम के ही माध्यम से बनाएंगे और आसान भी होता है। दूसरा है कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। तो देखिए यहां पे हम एक सुपरवाइजर का वेन डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर, ठीक है, ये सुपरवाइजर है और ये स्नातक नहीं है। अब देखिए पहले तो आप इस वेन डायग्राम को समझिए कि अगर स्नातक सुपरवाइजर नहीं है ना, तो कोई भी सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि स्नातक के अंदर वैज्ञानिक है। जब पूरा का पूरा स्नातक ही सुपरवाइजर नहीं है तो वैज्ञानिक और सुपरवाइजर के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ये पहले से ही आप चाहे तो ड्रॉ कर लें कि अगर ऐसा निष्कर्ष दिखे तो आप सीधे मान लेना कि ना ही वैज्ञानिक सुपरवाइजर होगा, ना ही सुपरवाइजर वैज्ञानिक होगा। ठीक है, ये तो तय है। ठीक है, और देखो एक पॉसिबिलिटी जिसमें क्या बन सकती थी कि अगर पूरा का पूरा वैज्ञानिक भी स्नातक में लाई कर जाता फिर भी नहीं होता, क्योंकि उससे बाहर तो जा नहीं सकता। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष क्या है कि सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं। क्या सभी स्नातक वैज्ञानिक हैं? तो अब एक बात बताइए, वैज्ञानिक अगर स्नातक हो ना, टोटल वैज्ञानिक अगर स्नातक हो, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि सभी स्नातक वैज्ञानिक होंगे। देखिए पॉसिबिलिटीज है, अगर मान लेते हैं वैज्ञानिक का भी दायरा यही होता तो स्नातक, सभी स्नातक वैज्ञानिक हो जाते। लेकिन यहाँ पे ये भी तो एक पॉसिबिलिटीज है ना। देखिए ऐसे चैप्टर में जितनी पॉसिबिलिटीज है ना सब बना के देखना होता है और सब पे उसको वेरीफाइड कराना होता है। यहाँ एक पे तो कर जाएगा लेकिन दूसरे कंडीशन में वेरीफाई नहीं कर रहा। जो हमने बनाया है डायग्राम इस पे तो वेरीफाई नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ ही स्नातक वैज्ञानिक हैं यहाँ।
कहा भी जाता है, जब आप सिलोजिज्म पढ़े होंगे ना, तो ऑल ए आर बी अगर स्टेटमेंट है तो इसका निष्कर्ष हमेशा सम बी आर ए होता है। ये आप चाहे तो याद कर लें, ठीक है ना। ऑल ए आर बी नहीं होता है, मतलब पॉसिबिलिटीज में तो है बट कंफर्म में नहीं है। तो मतलब कुछ सभी ए बी हैं तो कुछ बी ही ए होगा, ये तय बात है, यही है कंफर्म। पॉसिबिलिटीज में हो सकता है कि सभी बी भी ए है पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक हैं। तो देखिए अभी हम आपको बता दिए थे कि इसके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। तीसरा देखते हैं, कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है। क्या कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है? ठीक है, तो ये तो देखिए ये तो एकदम बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट मुझे लगता है इसका रिवर्स है ना। देखिए कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, मतलब इसका रिवर्स है। कहते हैं ना कि अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। चौथा, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। देखिए कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक भी नहीं है, ये पहले ही आपको बताया था, तो ये भी सही है। अब आप बोलेंगे कि दो ऑप्शन सही कैसे हो सकता है, तो यही दिक्कत है। आयोग क्या है, अब कौन सा ऑप्शन सही रखा है वो आप आंसर की में जरूर देखना, हालांकि उसने शायद सी रखा है जैसा मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। अगर इस सवाल पे कंट्रोवर्सी लगता है तो जो दोनों भी आंसर लगाए होंगे, मतलब जो सी भी लगाएंगे उसका भी सही है, जो डी लगाएंगे उसका भी सही है, तो कुल मिला के यहाँ पे दोनों उत्तर सही। चलिए अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित समीकरणों एक्स स्क्वायर, अच्छा हाँ यहाँ पे आपको चैप्टर नहीं बताए थे, ये आपका रीजनिंग है, ठीक है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, और ये सिलोजिज्म से है, ठीक है ना, जिसको न्याय वाक्य भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना। निम्नलिखित समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 एवं x4 माइनस वाई फोर इज इक्वल टू 369 में x तथा y का मान क्रमशः क्या होगा। देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ये तो सबसे पहले मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आसानी से कोई भी बता देगा, और ये इक्वेशन से है, ठीक है ना, समीकरण, ठीक है, इक्वेशन। अब देखिए ऐसे चैप्टर में, मतलब ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं ना, दो तरीका है, या तो आप डिटेल से बना लीजिए, ठीक है, या ऑप्शन ऑप्ट कर लीजिए। देखिए ऑप्शन ऑप्ट करने में क्या है ना कि बहुत अच्छा रहेगा, आप क्या है ना इजीली मतलब ऑप्शन को हटा सकते हैं। कैसे? अब एक बात बताइए, x टू दी पावर 4 है, यहाँ y टू दी पावर 4 है, मतलब x हर हाल में बड़ा होगा तभी तो 369 पॉजिटिव में आएगा। बात समझ रहे हैं ना आप? अगर कहते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू बड़ी होगी, b की वैल्यू छोटी होगी। तो यही बात है, यहाँ पे हमेशा गारंटी है कि x y से बड़ा होगा, ये तय बात है, चाहे पॉजिटिव में हो या, मतलब हर हाल में क्या है, देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव में होगा तो x बड़ा होगा, और अगर निगेटिव में होगा तो मतलब जितना निगेटिव छोटा होता है उतना वो बड़ा होता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे क्या है ना, आप ये बोलेंगे कि ऐसा क्यों बता रहे हैं आप, रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए अगर आप +3 को भी स्क्वायर करेंगे ना तो 9 ही आएगा, और -3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। हालांकि आप ऐसे मत समझ लेना कि x बड़ा y को हम बता रहे हैं तो आप इसको हमेशा के लिए मान लेना, यहाँ पे ये इसलिए फुलफिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू दिया है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो 3 बड़ा है 4 से, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए ना, ठीक है सॉरी, ऐसे देखा जाए तो 4 बड़ा है 3 से, लेकिन इस कंडीशन में 3 बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, -3 बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितना आपके पास कर्ज कम है उतना आप पॉजिटिव में है। तो लेकिन यहाँ पे अच्छी बात है कि दोनों केस में 9 आ रहा है ना, इसलिए आप अभी ऐसा ही मान लेना कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, अभी भूल जाओ, सोच लो कि ये है ही नहीं, ठीक है ना। बस आपके पास ऑप्शन है ऐसे 4 5 4 3 3 4 और 5 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, यानी कि x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अब देखिए बड़े किस किस केस में, यहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आपका एक ही आंसर है डी, ठीक है। और आप डी पे क्लिक कर देना, गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ हमेशा रट मत लेना, यहाँ पे ये इसलिए काम कर गया क्योंकि स्क्वायर वाला मामला था, ठीक है। पॉजिटिव में इसको यहाँ मतलब सम संख्या में जितना भी स्क्वायर है ना सबका वैल्यू वही आना है, -3 पे आप 6 रख लो, -3 पे 8 रख लो, आंसर आपका पॉजिटिव में आना है, इसलिए ये यहाँ पे सही हो गया। लेकिन अगर आप बात करें डिटेल की कि नहीं सर आप हमको डिटेल में बताइए, तो डिटेल में देखिए बता देते हैं आपको। ट्रिक तो ये था
डिटेल में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41 और यहाँ लिखा है एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 बराबर मतलब कितना लिखा है 369। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 369। कोई दिक्कत है देखिए, है ना, एक्स टू दी पावर 4 ही हो जाना है। यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर ट्रीट कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 369। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 41 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ सीधे लिख सकते हैं ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 369/41। जब इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ पे इसको रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। समझते जाइएगा, ठीक है। कहीं डाउट हो कमेंट में पूछिए। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, है ना, यहाँ पे जुड़ गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 50 और x की वैल्यू हो जाएगी √50। जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो ये हो जाता है प्लस माइनस, सॉरी ये 2 है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। ये 50 है तो यहाँ 2 से भाग कर दिए 25 और x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 5। अब देखिए प्लस माइनस 5 किस में दिख रहा है, पहले क्या x का मान है ना, तो देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं दिख रहा, एक ही जगह दिख रहा और यही आपका उत्तर है। फिर आप दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू चाहो तो निकाल लो, इसमें पुट कर दो तो 5 4 9 ही तो होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था और आप बहुत आसान तरीके से बना भी लिए। हालांकि ऑप्शन से भी उतना ही टाइम लगेगा और डिटेल में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग गया, बट यहाँ पे आप श्योर हो गए। तो आपका उत्तर क्या हो गया, डी। अब यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर। रीजनिंग में ये है मिसिंग नंबर से लुप्त संख्या ज्ञात करें, ऐसा कुछ भी आ जाए ना तो मिसिंग ही समझना, मिसिंग नंबर लेटर्स इसी से होता है। देखिए बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं था। आप ऐसे देखिए 4 14 9 29, 26 का 80 से रिलेशन है और 6 का क्वेश्चन मार्क से रिलेशन है। अब हम देखिए 9 को यहाँ पे 29 कैसे बना, तो ऐसे बन सकता है क्या, 9 गुना 3 27 प्लस 2 29 बन गया। तो अगर ऐसे आप बनाए हैं 9 को 29 तो जाहिर सी बात है सारे नंबर को वैसे ही बनाइए। तो 26 गुना 3 करते हैं तो 78 होता है, 2 जोड़ने के बाद 80 हो जाता है, तो मेरा काम बन गया ना। तो 6 गुना 3 किए, अब प्लस 2 जोड़ दिए, तो 6 3 18 और 2 20, मतलब 20 हमारा सही उत्तर है। ठीक है ना, ये तय बात है। चाहे तो आप आगे चेक कीजिए। देखिए अब क्या बचा आपका, अच्छा 4 बचा था ना, तो देखिए 4 गुना 3 और प्लस 2, सबसे पहले तो यही था ना, 4 3 12 2 14, ये भी सही है। तो कुल मिला के आपका बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप कह रहे थे आप सोच के आए होंगे तभी तो बता दिया, ऐसा नहीं है। आप भी जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे व्यवस्थित हैं। ये तो बड़ी समस्या है, पहले तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज तक तो आप पढ़ते आए होंगे कि अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, वर्ण होते हैं, और यहाँ पे ये बता रहा है 25, तो एक लेटर मिस है। ठीक है, मतलब एक लेटर मिस है, वो जो लेटर मिस है ना वो आर है। ठीक है, आप भी विजुअलाइज कर लीजिएगा, हम तो करके आए हैं, है ना। तो आर यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे आर मिसिंग है, अब ये कह रहा है कि उसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, यहीं से लिखना शुरू करते, A B C D E, ठीक है ना, F G H I J K L M N O P Q R तो मिसिंग है, तो R को तो नहीं लेंगे ना, तो S हो जाएगा S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो आप देखिए बहुत अच्छे से पूरे टेबल को जो मैंने लिखा है, इसमें कौन सा ऐसा लेटर है जिसका स्थान नहीं बदला है, तो वो आप देख पाएंगे केवल W है। ठीक है ना, केवल W है, और कहीं भी ऐसा रिपीटेशन मतलब सेम टू सेम नहीं दिखेगा। चाहे तो आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए।
आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, केवल W में दिखेगा, तो आंसर आपका W हो गया। और आप इसमें जल्दी से ढूंढ भी सकते थे कि कौन सा लेटर मिस है, तो R मिसिंग था, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा प्रश्न था। हाँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी रीजनिंग का है और रक्त संबंध से है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्लड रिलेशन, है ना, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है ये, क्योंकि आप डेली लाइफ में मतलब कहीं ना कहीं यूज करते हो, चाचा मामा पापा मम्मी, है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक नॉलेज सबको पता होता है। बट इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है फैमिली ट्री का। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आ गया ना, तो समझिए आपका 90% क्वेश्चंस वहीं पे सॉल्व हो जाता है। बस उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए कौन किसका क्या लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है राजन सचिन का भाई है। और हाँ, एक बात आपको और बता दें, यहाँ पे रियल लाइफ में राजन लड़का का ही नाम होता है, ठीक है ना, सचिन भी लड़का का ही नाम होता है, प्रिया लड़की का ही नाम होता है। बट जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए ना, तो कभी भी आप एज्यूम मत करना नाम देख के। इसलिए ज्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं ना, ABCD PQ यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पता है कि हम लोग जो सोच देख रहे थे वही सोच भी लेते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि राजन है तो लड़का ही होगा, लड़की भी हो सकती है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में जेंडर नहीं स्पेसिफाई है तो तब तक आप उसको कुछ भी ऐसा नहीं मानेंगे। आप वहां पे ऐसा सोचना कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, जब तक जेंडर स्पेसिफाई ना हो, ठीक है ना। आप ब्लड रिलेशन का चाहे तो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, मेरे BPSC वाले वीडियो में कहीं पे होगा। राजन सचिन का भाई है, तो देखिए राजन है, ये इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ये सचिन का भाई है, ठीक है। तो देखिए कौन भाई है, राजन भाई है सचिन का, तो राजन मेल हो गया। सचिन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं गया है, छोड़ दीजिए। और मानक जो है ना, ये मानक जो है वो राजन का पिता है। अब देखिए मानक एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा ना, मानक कहाँ आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। मानक वो है राजन का पिता, ठीक है, हो गया। यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। जगत प्रिया का भाई है। अभी देख रहे हैं ना, जगत है ना, यहाँ पे प्रिया है, तो अभी छोड़िए, एक लाइन और बढ़िए। प्रिया जो है ना सचिन की पुत्री है, सचिन की पुत्री है, ठीक है, प्रिया, तो ये हो जाएगी प्रिया और ये हो गई पुत्री, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे जगत प्रिया का भाई है, ये रहा जगत, ठीक है ना, जगत क्या हो जाएगा, प्रिया का भाई। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जगत का चाचा कौन है। देखिए जगत का चाचा कौन है, देखिए जगत की बहन प्रिया, प्रिया के मम्मी या पापा कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए सचिन है, नाम से तो मेल लग रहा है लेकिन जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। तो चाचा देखिए, अब यहाँ पे अगर ये पिता होगा तभी ये चाचा होगा, लेकिन क्वेश्चन में चाचा पूछा है ना, तो आप इसको मान लीजिए कि ये पिता ही है। तो सचिन का चाचा यहाँ पे राजन होगा, है ना, क्योंकि भाई दोनों आपस में है। और आपको पता है कि पापा का भाई ही क्या होता है, पिता का भाई हमेशा चाचा होता है। तो ये इसका जगत का चाचा। अगर यहाँ पे ये फीमेल होती तो मामा होता ना ये, है ना, तो इसलिए यहाँ पे चाचा पूछा है ना, तो आप इसको मेल मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि और इधर कोई भाई नहीं था ना, तो मेरे पास यही एक ऑप्शन था चाचा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए है, तो उसी दर से समान राशि उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ये आपका मैथ से क्वेश्चन है और ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से है, SI NCI, चक्रवृद्धि एंड साधारण ब्याज। तो यहां पे क्या है ना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपका 2 वर्ष का, दर है आपका 12.5%। देखिए अभी हम आपको ट्रिक से बता देते हैं, दर से ही सारा खेल खत्म कर देंगे। 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 25/2 और प्रतिशत है तो 100 से भाग, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/8। मतलब 12.5% की वैल्यू जो डेसिमल में फ्रैक्शन में है ना, वो 1/8 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे ऐसे सोचिए कि ये ही हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा सोच लीजिए। अगर आपने 8 रुपए
मतलब यहाँ पे लिख दीजिए आप प्रिंसिपल और यहाँ पे लिखिए अमाउंट। अगर आपने 8 रुपए किसी से उधार लिया है तो अगले साल आपको 9 रुपए देना पड़ेगा, 8 + 1, है ना। और फिर 2 साल की बात है तो फिर आपने 8 रुपए, अगले साल आपका प्रिंसिपल बन गया तो अगले साल आपका 9 रुपए फिर ब्याज बन गया। तो ऐसे सोचिए, इधर गुना कर दीजिए। अगर आपने 64 रुपए लिया है तो आपको पे करना पड़ेगा 81 रुपए, ठीक है, ऐसे सोचिए। तो इस दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही तो CI है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हमारा यहाँ पे CI कितना हो गया, 81 - 64, मतलब 17 रुपए। कब, जब आपने 64 माना था प्रिंसिपल। तो 17 रुपए ही हमारा यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं 340 को डिनोट करता है, ओरिजिनल फिगर। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 340/17, मतलब 20। आपसे क्या पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज, तो हमको मूलधन चाहिए। मूलधन है हमारा 64 यूनिट, तो 64 यूनिट की वैल्यू जब हम निकालें ना तो ये हो जाएगा 64 × 20, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना, 4 दूना 8, ठीक है, 1280 रुपए। मतलब 1280 रुपए जो है ना आपका क्या हो गया, मूलधन। ये तो तय बात हो गया। अब मूलधन है हमारा 1280, ठीक है, दर है आपका वही 25/2%, समय है आपका 2 वर्ष। अब आप, हमको लगता है कि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब SI का प्रिंसिपल मतलब 1280, ठीक है ना, गुना 25/2 और गुना 2 अब बटे 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 4 दूना 8, मतलब 320 रुपए जो है ना, ये आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज। और यही मेरा उत्तर है, ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है, ट्रिक से ही बताया, बस आपको यहाँ पे लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा है। जब आप पेपर पे करेंगे ना तो बहुत सारे स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। जैसे इतना लिखने की क्या जरूरत थी, 17 = 340, तो 64 बराबर डायरेक्ट सोच लीजिए ना, 1 यूनिट 20, दिमाग में करिए, 64 = 64 × 20, वो भी करने की जरूरत नहीं थी, है ना। आपको पता है 25/2 × 2 तो 25 हो जाता, 25 × 4 = 100, 4 से सीधे आप 1280 को डिवाइड कर देते। तो कुछ काम आप कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए। यदि 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 का अर्थ टर्मिनेशन है तो संख्या 6 7 1 5 8 6 का अर्थ क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। आप एक चीज देखिए, यहीं पे बता देते, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे आपसे पूछा गया 6 7 1 5 8 6 का कोड, देखिए 6 7 1 5 8 6, है ना, अलग सा दिख रहा है यहां पे। तो जब यहां से 1 2 3 4 5 6 लेटर है ना, तो पीछे से 1 2 3 4 5 6, बस इसको उठा लीजिए। तो 6 7 1 5 8 6 का जो कोड है ना, या अर्थ जो है वो क्या होगा, नेशन होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था ना। क्यों है ये साधारण सा, क्योंकि देखिए यहां पे और कुछ नहीं दिया हुआ है कि मतलब जैसे होता है ना, कई बार देखे होंगे कि इसका कोड इतना है, फिर एक चीज और दिया रहता है, फिर उसका कोड इतना है, तब जाके पूछा जाता, तब वहां पे कुछ लॉजिक लगता। अगर मान लीजिए एक ही कुछ दे के, एक ही चीज दे के अगर दूसरा चीज पूछ लेना, तो आप 100% श्योर मान लेना कि कहीं ना कहीं इसी से वो कोड जनरेट होगा या करना पड़ेगा। और अगर नहीं होता है किसी भी तरह से, मान लीजिए इनकेस अगर नहीं होता है, तो आप समझ लेना कि क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन कहीं ना कहीं कांट बी डिटरमाइंड भी होगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था ये। अब फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, 881 से तथा 27256 से, देखिए वही है ना, देखिए 2 बार दिया ना, पहले इसका वैल्यू ये और इसका वैल्यू ये, तब जाके आपको पूछा गया कि 64 किससे संबंधित है। तो यहां पे देख पा रहे हैं 881 कैसे बना है, ऐसा क्वेश्चन लगता है किया है क्या पिछले सीरीज में, चलिए किया है तो दोबारा कर लेंगे। तो इसमें किया क्या है ना कि 8 का सबसे पहले इसने क्यूब रूट निकाल लिया है। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2, फिर क्या किया ना, 2 में 1 जोड़ के और फिर पावर 4 कर दिया है, तो बन गया 81। आप समझे, सबसे पहले उस संख्या का क्यूब रूट निकालना है, जो क्यूब रूट आया उसको 1 बढ़ा दीजिए और उसके बाद उसका क्या निकालना है, पावर 4। उसी तरह आप देखिए
27 का क्यूब रूट होगा 3, 3 में 1 बढ़ा दिए 4, 4 का 4 बार में है ना पावर 4, तो 4 चौके 64, ठीक है, 4 चौके 16 और 16 गुना 16 256 है ना, 256 आ गया होगा। उसी तरह अगर इसकी बात करें 64 की, तो देखिए 64 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा 4, 4 में 1 बढ़ाया 5, 5 का पावर 4, तो 5 गुना 5 25 और 25 गुना 25 625। तो मेरा बहुत आसानी से पता लग गया उत्तर 625। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ण अनुक्रम YWTP, यहां पर 5वां वर्ण कौन सा है? सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहां पे क्या आएगा वही तो पता करना है। देखिए Y से W कितना पीछे हुआ है, तो देखिए WXY 2 पीछे हुआ, यहां T और W के बीच T UVW 3, तो यहां पे कितना हो जाएगा 4 प्लेस पीछे। देख लीजिए PQRST, तो यहां पे 5 प्लेस कम करके आंसर पता कर लीजिए। तो क्या होगा, के रख के देखें, के के बाद क्या आता है LMNOP, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा के। देखिए के बाद क्या है JKLMNO और ये P 5वां प्लेस है ना, तो मेरा उत्तर क्या हो गया के। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस में, सीसेट में, बस आप अपना लॉजिक क्लियर रखना। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। टेबल में दिया हुआ है, मतलब एक रो एंड कॉलम में। इसमें देखिए क्या ट्रिक लगाया है इसने, इसको अच्छे से पहले यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं। 21 11 3 77 24 14 क्वेश्चन मार्क 112, और यहाँ पे है 36 12 4 और यहाँ पे है 108। अब देखिए यहाँ पे किया क्या है, यहां देख रहे हैं 11 गुना 7 है और यहां 3 गुना 7 है, ठीक है। अब यहां देखिए यहां है 14 गुना 8, तो जाहिर सी बात है यहां भी गुना 8 होगा। यहां देख लीजिए 4 गुना 9 36 है और यहां 12 गुना 9 108 है। तो बस आप सोच लीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना 8 बार गुना करने पे 24 आवे। तो मेरे हिसाब से 3 होगा, 3 गुना 8 24, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना, तो बहुत आसान लॉजिक था, पहले 7 फिर 8 और फिर 9, ठीक है ना, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया लॉजिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि एक श्रेणी है, इसको पूरा करना है, इसमें कुछ संख्या लुप्त है, तो यहां पे पहले लिख लेते हैं a डैश डैश b b डैश a डैश डैश b b a a c c डैश डैश a। अब इसको सबसे पहले ना काउंट कीजिए कि कितना लेटर है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर ऐसा रहे ना तो आप ऐसा सोचना कि 18 का जो है ना या तो 3 या 6 में वो डिवाइड होगा, 3 3 के ग्रुप में बटा होगा या 6 6 के ग्रुप में बटा होगा। तो सबसे छोटा वाला ग्रुप ढूंढिए। अगर हम 3 3 के ग्रुप में सबको बांट दें तो देखिए मेरा काम आसान हो जाएगा। यहां देख रहे हैं BBA है और यहां ACC, तो ACC रख के देखें, अलग कलर से करेंगे, ACC BBA ACC BBA ACC BBA। तो देख रहे हैं यहां पे क्या किया इसने, बहुत मजेदार है, ऐसे चला है, ठीक है ना, और इसके बाद ऐसे। तो बस इसमें जो जो मिसिंग था सोच लीजिए कहां से, तो CC, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्योंकि 2 बार C आना चाहिए। फिर यहाँ पे अरे अब एक ही ऑप्शन बचा लीजिए, तो बहुत आसान हो गया ना। देखिए CCA CC और BB है ना, बहुत आसान था, इलिमिनेशन से हो गया काम अपना। चलिए अगले और अंतिम प्रश्न में, निम्नलिखित श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या क्या है, वही है मिसिंग नंबर। दिया हुआ है 2/3 4/7 क्वेश्चन मार्क 11/21 और उसके बाद है 16/31। इसमें क्या है आप देखिए, इसमें ऐसा कुछ मैथ्स वाला लॉजिक नहीं है,
ठीक है ना। इसमें क्या है, रीजनिंग वाला लॉजिक है। कैसे, तो देखिए 2 2 4, ठीक है ना। अभी देखिए पता लग जाएगा, 11 5 16, यहां 2 है ना, तो यहां 3 होगा, यहां 4 होगा। तो देखिए 4 3 7, 7 4 11 और 11 5 16, तो मतलब यहां पे 7 तो ऊपर आ गया। अब यहां देखिए 3 4 7 21 10 31, अब देखिए 4 है ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 4 तो 2 6, फिर 6 2 8, तो यहां मुझे लगता है +6 और +8 होगा, तो काम बन जाएगा क्या। तो नंबर रख के देख लेते हैं। तो 4 + 6 तो मतलब 7 6 13, 13 8 21, 21 10 31, मतलब मेरा उत्तर क्या हो गया, 7/13, है ना। बहुत आसान था ना। तो एक तरह से सीरीज का क्वेश्चन था, बस इसको आपको जानबूझ के डराने के लिए फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है कि इंसान मैथ्स का लॉजिक निकालते रहे, घबराता रहे, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकाले, फिर इस दोनों का निकाले, डेसिमल में लाए, पागल हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ रीजनिंग ही। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले उसको रीजनिंग के मेथड से सोचना, जब रीजनिंग से ना बने ना, तब मैथ्स पे आना। तो चलिए, आज का सीरीज हमारा यहीं पे समाप्त होता है 2022 का, और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने अच्छे से सीरीज को देखा है, और तीसरा सीरीज को भी आप लोग अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको यह सीरीज पसंद आए तो मुझे जरूर बताइए, तब हाँ हम आगे 2021 के सीरीज को लेकर आएंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हमें अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।